आज की क्लास का टॉपिक है इंडिया का एक्सटर्नल रिलेशन। लास्ट 3 चैप्टर में हमने देखा था कि भाई हमारा जो पहला चैप्टर था उसके हमने ये देखा था कि हमने इंडिया को शेप कैसे दिया और बाकी जो हमारे इंटरनल मामले थे उसको देखा था। सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, बताएं जल्दी। सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा था? डेमोक्रेसी से रिलेटेड हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी, है ना। जी सर, यस सर। और वो थर्ड में इलेक्शन ये था कि उसी में आ भाई गया था। हम लोगों ने डेवलपमेंट किस तरह से किया, है ना। तो ये पहला जी और दूसरा और तीसरा ये सारे इंटरनल थे ना, इंटरनल चैलेंज थे कि भाई हमारी जो इंटरनल था जी। इंटरनल चीजें हैं, यानी हमारे कंट्री के इनसाइड जो भी चीजें हैं, कंट्री के अंदर जो भी चीजें हैं, उसको हमने किस तरह मैनेज किया। ठीक है, यही था, यही मोटिव था। लेकिन आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि भाई हम लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पर या जो हमारे एक्सटर्नल रिलेशन रहे हैं वो किस तरह रहे हैं, उस पर हमने काम किस तरह किया है। दो तीन खास चीजें देखेंगे। पहली चीज ये कि भाई देखो, माहौल का असर हमेशा पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरनेशनल असर हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या पड़ा उस वक्त वर्ल्ड में या बैन अवी सतह पर, वर्ल्ड एक लार्ज लेवल पर किस तरीके से हालात थे। ठीक है, तो जो हमारे ऑल मतलब एक तरीके से वर्ल्ड लेवल पर जो हालात थे वो कैसे थे उसको देखेंगे, फर्स्ट चीज ये। और दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि भाई हम लोगों ने हम लोग कभी किसी को हमने अंधाधुंध फॉलो नहीं किया, मतलब कि हम यूएसए की तरफ बिल्कुल नहीं गए, हम यूएसएसआर की तरफ बिल्कुल नहीं गए, बल्कि हम लोगों ने एक अपना अलग पॉलिसी बनाई। हम लोगों ने किसी की तकलीद नहीं की, किसी के पीछे नहीं गए। ठीक है, और तीसरी चीज मतलब इसी दूसरी चीज के अंदर ये देखेंगे कि भाई हमारे नेहरू जी का क्या रोल रहा था हमारी पॉलिसी के अंदर। क्योंकि जो हमारे नेहरू जी थे, जब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे, साथ ही साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी वही रहे थे। ठीक है, तो 1946 से लेके 1964 तक हमारे फॉरेन मिनिस्टर वही रहे थे। और बल्कि उससे पहले भी वो अलग अलग कंट्रीज के अंदर जा करके, जब अभी कांग्रेस का मतलब इलेक्शन हुआ था, जब कॉलोनियल रूल था, तभी तभी से हम लोगों ने अपने एक्सटर्नल रिलेशन या फिर फॉरेन पॉलिसी जो है उसको बनाने की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, ये जो दो बड़े बड़े कैंप थे यूएसए और यूएसएसआर, हम लोगों ने इससे बहुत ज्यादा दूरी इख्तियार कर ली थी, इस बात को देखेंगे आज की क्लास में। साथ ही साथ एफ्रो एशियन यूनिटी, मतलब कि जो कंट्री अफ्रीका के अंदर थी और उनके ऊपर कॉलोनियल रूल था, साथ ही साथ जो कंट्री एशिया के अंदर थी और उनके ऊपर कॉलोनियल रूल था, अब उनका डेवलपमेंट होना था, उनकी सोवरेनिटी को बचाए रखना था, उनकी आज़ादी को बचाए रखना था। तो उसके लिए एक यूनिटी बनाने की कोशिश की। तो उसमें इंडिया ने क्या किया। और एक आज की खास बात ये रहेगी कि भाई जो हमारा इंडिया था, हमारा हमारे इंडिया के चाइना से शुरुआती रिलेशन बड़े अच्छे रहे थे, है ना। ये पता है आपको। नहीं सर। हमारे शुरुआती रिलेशन जो थे, मतलब पाकिस्तान से तो मतलब हमारा डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट हो गया, है ना। बिल्कुल जी हाँ, शुरुआत शुरू में भी थे। कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जम्मू कश्मीर को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हमारी उससे बनी नहीं पाकिस्तान से कभी। लेकिन चाइना से एक लंबे अरसे तक हमारी बहुत अच्छी बनी, हमारी दोस्ती रही। नेहरू जी ये चाहते थे कि हम लोग पड़ोसी हैं, तो हम लोग एक मतलब क्योंकि हमारे डीपीएसपी में भी ये बात थी आर्टिकल 51 के अंदर कि भाई हम लोग सबको साथ लेकर के चलें, हम लोग पीस के लिए काम करें, हम लोग आज़ादी के लिए काम करें। और 1949 के अंदर चाइना आज़ाद हुआ था कॉलोनियल रूल से, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कॉलोनियलिज्म का असर था, तो उससे आजाद हुआ था। तो हम लोगों ने साथ चलने की कोशिश की, साथ चले भी कुछ अरसे तक। और हमने फिर एक ट्रीटी भी की थी आपस में, पंचशील उस ट्रीटी का नाम था, कि हम लोग हमेशा दोस्त रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के जो इंटरनल मामले होंगे, मतलब आंतरिक मामले होंगे, उसमें इज्जत देंगे या उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, है ना।
तो और उसके बाद जब हमारे मामलात बिगड़ जाते हैं, हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, दो चीजों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक तो तिब्बत को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट या दूसरी जो लड़ाई होने की वजह थी, वो वजह थी हमारी बॉडी बाउंड्री को लेकर के, है ना, कि जो बाउंड्री थी उसको लेकर के हमारे बीच बहुत ज्यादा लड़ाई रही थी। ठीक है, इतनी बात यस समझ सर। में आ गई। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? जी हाँ, इंटरनल अफेयर्स जी देखेंगे कि हम। इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बेटा, सॉरी, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सर, इंटरनल से हम लोग देख चुके हैं पिछले हाँ, आप आंतरिक देख तीन चुके हैं, चैप्टरों में। और अब इंटरनेशनल लेवल पर अभी हिंदी में क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं मैं भूल गया हूँ। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, एक्सटर्नल को? क्योंकि हिंदी में पढ़ता नहीं एक्सटर्नल हूँ। को हाँ, क्या बोलेंगे भाई, बताइए। बाहरी, बाहर ऐसे मतलब जाहिर तो ये पता चल रहा है अरे कि ये ना बाहरी, बोलिए, जो उसके लिए लफ्ज आता हो वो बोलिए। बाहरी संबंध। बाहरी संबंध, यही लफ्ज आता है? रिलेशन का तो संबंध ही आएगा सर। नहीं, संबंध आएगा, लेकिन एक्सटर्नल के लिए कोई अलग टर्म वर्ड इस्तेमाल नहीं करते होंगे? यस सर। तो क्या इस्तेमाल करते होंगे? निशा, आपको पता होगा, आप बताइए, हिंदी मीडियम है ना आपको। विदेशी कहा जा सकता है सर। विदेशी नीति, फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति बोला जा सकता है, लेकिन वो विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी के लिए आ जाएगा ना। फॉरेन, विदेश, पॉलिसी, नीति, विदेश, इसके लिए क्या लफ्ज आएगा बताइए जल्दी, फिर स्टार्ट फिर करते हैं। बाह्य संबंध नहीं हो सकता है? हो सकता है, मुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। कभी आप ये सोच रहे हो कि मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है मैंने इंग्लिश पढ़ी है या उर्दू पढ़ी है। हाँ, लेकिन अब मुझसे कोई लफ्ज लेंगे तो मैं उसका मतलब बता सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करें फिर। यस सर। जी सर। सर एक सेकंड बस सर, एक सेकंड। हाँ, वो चाइना पर जो कॉलोनियल रूल रहा था, तो वो मतलब कि किन लोगों के, हम लोग जैसे कि हम लोगों के देश पर कॉलोनियल रूल तो बर्तानिया के लोग आए थे। हाँ। तो हम्म। तो इंडिया का एक्सटर्नल रिलेशन, आप इसको क्या बोल रहे हैं, बाहरी संबंध। ठीक है, जी बाहरी संबंध। आपका स्क्रीन हो गया शेयर, शेयर है। जी हाँ, जी विजिबल। बाहरी संबंध आपके कैसे रहे हैं? ठीक है, तो पहले जायजा ये लेते हैं कि देखो, आप किसी से कैसा रिश्ता रखोगे। मिसाल के तौर पर आप एक कंट्री है, कोई भी कंट्री ले लो, या कंट्री छोड़ो, अपने घर की बात करो। आपके पड़ोसी से आपका रिश्ता कैसा रहेगा, ये आपके घर वाले डिसाइड करेंगे या नहीं करेंगे? जी बिल्कुल। जी जरा बोलते रहे ना, बात मैं बहुत क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपके घर वाले डिसाइड करेंगे या नहीं करेंगे? आपके घर वाले यस सर। जी डिसाइड करेंगे। करेंगे ना। अच्छा, माहौल क्या है गांव का, वो डिसाइड करेगा या नहीं करेगा? अरे भाई, डिसाइड करेगा या नहीं करेगा? मिसाल के तौर पे चोरी का सिस्टम ज्यादा है, तो जब आप किसी से रिलेशन रखोगे तो उस चोरी को देखोगे ना, नजर में रहना चाहिए। बोले किसी को मौका ना दो वरना कोई आकर के चोरी कर लेगा, या कब्जा करने का मामला ज्यादा है। तो जब आप किसी से रिश्तेदारी रखोगे या दोस्ती रखोगे, तो पड़ोस के अंदर, मैं भी किताब की बात ही नहीं कर रहा, अभी आपके घर की बात कर रहा हूं, अभी किताब में बाद में आएंगे। ये बताइए कि आप नजर रखोगे या नहीं रखोगे? जी हाँ, माहौल देखेंगे। यानी माहौल देखोगे ना। जी। माहौल में आप ये भी देखोगे भाई चोरी चकारी तो ना हो जाए, कोई मेरा सामान छीन के तो लेके चला जाए। बड़ी मुश्किल से जो है कार लेकर के आया था, स्कॉर्पियो, जो है 18 लाख की खरीदी थी, कोई से उठा करके फुरना हो जाए, है ना। ये सब देखोगे ना, ये नहीं जी देखोगे? देखेंगे। यानी यस एक सर। अंदर की चीज, जो हमारे घर के हालात हैं, कि हमारी किससे बन रही है, हमारी आइडियोलॉजी किससे बन रही है, हमारी मतलब जो चीजें हैं किससे मैच खा रही हैं। पहली चीज तो ये कि हमारी आइडियोलॉजी कैसी है, आइडियोलॉजी को देखेंगे। और दूसरी चीज क्या, बाहरी माहौल क्या चल रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, दोनों चीजें देखोगे ना।
जी अब बस इतनी ही बात है इंटरनेशनल रिलेशन में। यह आपका जो फर्स्ट वाला टॉपिक है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, ये पूरा बस यहीं से कवर हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो और पढ़ो, बातें दिमाग में आ गई ना। पहला इंटरनल जी और हाँ, दूसरा इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जी। ये दोनों बातें किताब के अंदर नहीं, ये दोनों बातें मेरी जाती हैं, लेकिन पूरी समझ आने के लिए काफी हैं। देखो अब ध्यान दो, हमारा हिंदुस्तान पैदा कब हुआ? ऐसे हालात के अंदर पैदा हुआ। अब ये बता रहे हैं कि बाहर के हालात कैसे हैं, पहले बाहर देखो दुनिया के हालात कैसे हैं। जिस वक्त हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ या जिस वक्त हमारा हिंदुस्तान पैदा हुआ, तो उस वक्त अलग अलग तरह के पूरे वर्ल्ड के अंदर चैलेंजेस थे, मुकाबले थे, लोग अलग अलग चीजों के अंदर उलझे हुए थे। कैसी चीजें थी? जिस वक्त हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ उसी वक्त कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। कौन से वॉर की शुरुआत हुई? कोल्ड वॉर। यानी पूरी दुनिया दो जगह तकसीम हो गई। ये हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में एक तरफ हमारा यूएसए आ गया और एक तरफ यूएसएसआर आ गया, यानी आज का रशिया आ गया। तो या तो आप यूएसए के साथ चले जाओ या यूएसएसआर के साथ चले जाओ। आपको किसी एक की पॉलिसी आइडियोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, यूएसए के अंदर क्या चलता है? कैपिटलिज्म चलता है ज्यादा, और यूएसएसआर के अंदर क्या चलता है? सोशलिज्म ज्यादा चलता है। यहाँ कार्ल मार्क्स के मानने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, यहाँ पर जो है कम्युनिज्म के मानने वाले लोग ज्यादा हैं, यहाँ पूंजीपति वाले ज्यादा हैं, यहाँ कंपटीशन की बात होती है, यहाँ सोशलिज्म की बात बहुत ज्यादा नहीं होती है, यहाँ गवर्नमेंट वेलफेयर के बहुत ज्यादा काम करे, ऐसा मामला थोड़े से कम दिखाई देते हैं। तो पूरी दुनिया दो जगह तकसीम हो गई थी, या तो यूएसएसआर के साथ मिल जाओ या यूएसए के साथ मिल जाओ। ठीक है, इसको भी छोड़ दो, भूल जाओ। आगे देखो, जिस वक्त हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ उस वक्त कोल्ड वॉर था। ठीक है, बिल्कुल सही है। साथ ही साथ ये भी हो रहा था कि बहुत ज्यादा कंट्रियां ऐसी थी जो नई नई इमर्ज हो रही थी, नई नई निकल करके सामने आ रही थी। यानी उनसे कॉलोनियल रूल जो है कोलैप्स कर जा रहा था, हट जा रहा था। यानी वो कॉलोनियल रूल से, क्या बोलेंगे आप हिंदी में इसको, कॉलोनियल रूल को? कि एक तरीके से जो गुलाम वंश हुआ करते थे, वंश नहीं बोलेंगे, जो गुलाम जिनको अंग्रेजों ने बना रखा था, वो उनकी गुलामी से आजाद हो रहे थे। ठीक है, स्वतंत्रता पा रहे थे वो लोग। ठीक है, मेरी हिंदी भी अच्छी हो रही है। ठीक है, तो नए नए यस सर। नेशन आ रहे थे, और साथ ही साथ बहुत सारे नेशन, जैसे हमने पीछे पढ़ा था पिछले चैप्टर में, शायद पिछले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, कि भाई लोगों के सामने एक तो वेलफेयर था या डेमोक्रेसी थी। तो अक्सर मुल्क क्या कर रहे थे, अक्सर कंट्री या तो वेलफेयर को देख रहे थे या डेमोक्रेसी को देख रहे थे, किसी एक को देखते थे, है ना। बोले हम तो वेलफेयर का काम करेंगे, अभी डेमोक्रेसी के लायक हम है नहीं, अभी डेमोक्रेसी को छोड़ दो, डेमोक्रेसी बाद में उठा लेंगे। फिर किसी एक पार्टी को, किसी एक लीडर को चुन करके बना लिया, या उसकी फैमिली के, उसके परिवार के, या उसकी पार्टी के किसी एक ही आदमी को वोट देख करके उसको आगे चला रहे हैं, बना रहे हैं। इस तरह के मामला थे, पूरी दुनिया के अंदर ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी बनी ना, इन सारी चीजों को देख करके बनी। क्या? कि लोग निकल रहे हैं बाहर, हम कॉलोनियल रूल में कैसे अंदर गए थे, क्या क्या वजह थी। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि हम आगे चल रहे हैं, हम फॉरेन पॉलिसी इस तरह बना लें कि कोई हमारे ऊपर हावी हो जाए। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं, हम लोग यूएसए की तरफ पूरा नहीं गए, यूएसएसआर की तरफ पूरा नहीं गए। क्यों नहीं गए, पता है आपको? आपने कभी गौर किया क्यों नहीं गए? कोई हो उल्टा सुल्टा जवाब भी तो आप दे सकते हैं मुझे, क्यों नहीं गए हम? शायद मतलब वो जो डिसीजन लेने वाले टेकर होंगे, डिसीजन टेकर, वो सोचते होंगे कि जल्दबाजी में कुछ ऐसा फैसला ना हो जाए जो कि किसी के गलत होने की वजह से कोई दूसरा कंट्री हावी हो जाए, या फिर कुछ ब्लंडर ना, इसी तरह का समथिंग। अच्छा, हमें जो आजादी मिली थी, हमें आजादी जी। क्या सडनली मिल गई थी, या हमने उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था? बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था। बहुत यस ज्यादा सर। स्ट्रगल किया ना।
कहाँ से करती पिछले हुआ? कई 1857 से। मतलब कुछ लोग मानते हैं कि भाई वो मतलब नेशनल मूवमेंट नहीं था, बट फिर भी संघर्ष तो वहां से कर रहे हैं ना, 100 साल पहले से, कि आजादी मिले, जी आजादी मिले, आजादी मिले, आजादी मिले। अब आजादी मिल गई। अगर हम यूएसए की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब हम किसके चाल पर चल रहे हैं? यूएसए की चाल पर चल रहे हैं। तो क्या हमारी खुद की आजादी बाकी रही? अरे बाकी नहीं। रही। नहीं नहीं सर। हम मुकम्मल तौर पे आजाद होकर के भी आजाद रहे? नहीं रहे ना। नहीं यानी इतनी जो 100 साल की मेहनतें हैं, वो 100 साल की मेहनतें उठा करके हमने यूएसए के कदमों में ले जा करके डाल दी। बोले महाराज, महाराज धीराज, आपका हुक्म सराखों पर, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। अगर हम ऐसा कर लेते, यूएसए के गुलाम बन जाते जा करके, तो क्या हमारी सोवरेनिटी या हमारी जो आजादी है वो बाकी रहती? नहीं रहती ना। नहीं अच्छा ना, छोड़ो फिर तो यूएसए को, यूएसएसआर के साथ मिल जाते, यू और यूएसएसआर के साथ मुकम्मल तौर पे ऐलान कर देते कि भाई हाँ हम तेरे साथ हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, जैसा तू कहे ऐसा, बस हमें तो हथियार दे दे, हमें तो पैसा दे दे, हमारे पोर्ट पे लाके आके काम करा दे, हमारा ये वाला पुल बनवा दे, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करवा दे, ये हमें ये वाली पावर दे दे, वो वाली पावर दे दे। अगर ये सारे काम हम यूएसएसआर के साथ करते, तो क्या आजाद होकर के भी आजाद रहते हम? नहीं सर, पता फिर है इंटरनेशनल रिलेशन के उनके अंदर एक मातहत चीज रहना पढ़ाई जाती पड़ता। है, वो ये है, थोड़ा सा ना वक्त ज्यादा हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। इसको आप, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजों को एक साथ ला करके सिर्फ एक एक लफ्ज के जरिए समझा दिया गया है। पहली चीज तो ये कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कोई किसी का सगा नहीं होता, जिसको जहां मौका लगता है वो वहां लपेट देता है। ठीक है, मालदीव था, इंडिया का पड़ोसी था, कितनी मदद की थी, मौका लगा लपेट दिया इंडिया को। श्रीलंका के साथ बांग्लादेश, हिंदुस्तान ने आजाद कराने में उसको सपोर्ट कराया बांग्लादेश को, मौका लगा चाइना के साथ है, हमारे अच्छे रिलेशन है ही नहीं उसके साथ। इसके अलावा न जाने कितनी कंट्रियां हैं जिसको हम लोगों ने सपोर्ट किया लेकिन हमारे साथ नहीं है, या हमारे छोड़ दो, चलो हिंदुस्तान की बात ना करो, कहीं भी कोई भी कंट्री को उठा लो वो उसके खिलाफ हो जाती है। यहाँ कोई किसी का सगा है ही नहीं। ठीक है, एक बात और कह रहा था वो भूल गया मैं, जहन से निकल गई। हाँ, ये जितने भी रिलेशन हैं, जितनी भी चीजें हैं, अगर पहले ऐसा होता था कि भाई किसी के ऊपर गए आप राज करना शुरू कर दिया, अब ऐसा होता है कि आप किसी को बहुत ज्यादा कर्जा दे दो। मिसाल के तौर पर चाइना ने श्रीलंका को इतना कर्जा दे दिया, इतना कर्जा दे दिया, इतना कर्जा दे दिया कि उसकी आने वाली नस्लें उस कर्जे को कभी मिटा नहीं सकती। अब फिर क्या होगा? मतलब आपको हमने कर्जा दे दिया, आप पैसा दोगे नहीं, फिर हम कहेंगे अरे सुनना, बोले क्या बात है, बोले पैसा दे मेरा, बोले पैसा तो नहीं है, बोले एक काम करो, वो जो तेरा पोर्ट है ना, बोले हाँ, बोले मेरे नाम कर दे। बोले क्या मतलब? बोले हाँ हाँ पैसा नहीं है तो पोर्ट मेरे नाम कर दे। चल ठीक है रख लो। उसने कहा क्या काम किया चाइना ने, अपना वो उठाई, अपनी मिलिट्री उठाई, ला करके वहां ले जा करके खड़ी कर दी। अब मिलिट्री वहां जा करके खड़ी हो गई, यानी चाइना ने इनडायरेक्टली पूरे श्रीलंका के ऊपर कब्जा कर लिया या नहीं किया? कर यस लिया। सर। कर लिया ना। नाम तो नहीं लिया ना कि कब्जा जी। किया है, नहीं। लेकिन कब्जा भी हो गया है। जी। इन्हीं चीजों से बचाना चाहते थे हमारे देश को हमारे बड़े बड़े नेता, समझे? इन सारी वो चीजों को सोच जी। देख रहे थे, सारी चीजों को, सारे वकील थे, सारे बैरिस्टर थे, हर बड़ी लंबी लंबी वो नजर वो समझ लोग रखने रखते वाले थे। थे, जी वो समझ सूझबूझ रखने वाले थे। बिल्कुल। अब ये है कि भाई इंसान इंसान है, गलती तो कर ही जाता है, या कई मर्तबा बहुत लंबी नहीं सोच पाता है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से 100% लगाया, छोड़ा नहीं। इन सारी चीजों को नजर में रख करके कि भाई कैसे ये लोग किसी को कॉलोनी अपनी बना लेते हैं। और फिर ये जो कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर के अंदर यही था
कि भाई तेरे को इन्वेस्ट के लिए पैसा दे रहे हैं, तेरे यहाँ पोर्ट बना रहे हैं, तेरे यहाँ रोड बना रहे हैं, तेरे यहाँ डेवलपमेंट करवा रहे हैं, तेरे को ये दे रहे हैं, तेरे को बोले तेरे को ऊपर कोई हमला करेगा तो बोले मैं खड़ा हूं ना। बोले फिर बोले तेरे यहाँ कोई ये करेगा, बोले मैं खड़ा हूं ना। बोले इसने बाउंड्री पे आकर छेड़छाड़ कर दी, बोले मैं खड़ा हूं ना। वो खड़ा नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर कब्जा करना चाहता है। तो इन सारी चीजों को नजर में रख करके इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई थी। बात समझ आई? ये वाला पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, है ना? यस सर। अब देखिए, कि दोनों तरफ चाहे यूएसआर हो या फिर हम्म, यूएसए हो, दोनों तरफ नहीं गए। हाँ मतलब पूरे जो एक्सटर्नल चीजें थी वो दिमाग में थी। देखिए हमारा एम क्या था, फिर हम लोग क्या चाहते थे, वो इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग चाहते क्या थे। हम लोग ये चाहते थे कि भाई हम हमेशा सोवरेनिटी की यानी जो आजादी है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। किसकी रिस्पेक्ट करेंगे? आजादी की। आजादी। हाँ, चाहे वो हमारे मुल्क की आजादी हो या किसी और नेशन की आजादी हो, हम सबकी आजादी की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। और सिक्योरिटी के साथ हम पीस लाने की, खुशहाली लाने की, अमनो अमान लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हमारा था। अच्छा, ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है, अभी आगे देखेंगे। अब हमारे यहाँ जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी डायरेक्ट फोर्सिबल नहीं है, आप उसको कोर्ट में जाके वो नहीं कर सकते, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब तो यही है ना कि भाई ये दिशा निर्देश हैं, यानी जो हमें आने वाले वक्त के बारे में बताते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह के कदम उठाएगी और किस तरह के फैसले लेगी। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसका आर्टिकल 51 है, वो ये कहता है कि हम पीस लाने की कोशिश करेंगे। आगे पूरा है, अभी उसको पढ़ेंगे। हम क्या लाने की कोशिश करेंगे? पीस, शांतिपूर्ण। शांति लाने की कोशिश करेंगे, है ना। हम जी। बिल्कुल भी उतार चढ़ाव की कोशिश नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि पूरी शांति आए, ठीक है। आगे देखिए, ये दोनों पैराग्राफ समझ में आ गए ना? ये दोनों समझ में आए? चलिए आइए देखिए, अब ये वही पुरानी बातें लेकर के, तो जाहिर सी बातें एनसीईआरटी वाले हैं, ये आईएएस आईपीएस के लिए तो किताबें लिखी नहीं गई हैं, बच्चों के लिए लिखी गई हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है, कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरीके से होगी। एक नेशन की फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी वो उसके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर पे मैटर करती है, ठीक है। आप ये वाला जो है ना सेकंड वाला पैराग्राफ, इसको आप कहीं ना कहीं जो हमारी इंटरनल चीजें थी कि हम भाई वाकईतन हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात के साथ इंडिपेंडेंस मिली थी, तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हुए हमेशा सोवेरेनिटी की, इंडिपेंडेंस की हमेशा जो है रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा हम लोग जो थे ना शुरू में ये चाहते थे कि भाई हम लोग हमेशा पीस के ऊपर काम करें, हम लोग डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, और जो हमारे पड़ोसी देश है ना, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो फिर इसके अलावा बाकी कंट्रीज हो, तो हम उनके साथ अपने रिलेशन को हमेशा अच्छा रखें, है ना। क्या चाहते थे हम लोग? हम लोग ये चाहते थे कि हम लोग सारे अपने जो पड़ोसी देश हैं उनसे अपने चीजों को अच्छा रखें, और हर एतबार से मतलब जितना हमसे हो सके 100% उनका साथ देने का और उनका साथ लेने की कोशिश करें। लेकिन क्या करें, मामला खराब ही था। जब हमारे मुल्क ने आंखें खोली और कोशिश की कि भाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो पूरे तौर पे नहीं हो पाया, है ना। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि चाइना से कुछ ही साल अच्छा चला था, चाइना से वार हो गया। फिर हमारा पाकिस्तान से तो भाई जम्मू कश्मीर को लेकर के शुरू में ही मुद्दा हो गया था। उसने फिर हम जो गुजरात वाला था, गुजरात के अंदर हमला किया, फिर ऊपर से कश्मीर के अंदर पीओके वाला हिस्सा उसने छीन लिया, फिर इधर हमारा चाइना ने थोड़ा बहुत छीन लिया था। हमने पीछे से पंजाब से घुसा दी सेना, लाहौर तक लेकर के चले गए, वो अलग बात है, आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो हमने चाहा था, हमारी चाहत ये थी कि हम लोग जो है हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं
उन सबको अच्छा करके लेकर के चले, उनका भी, उनके यहाँ भी पीस हो, हमारे यहाँ भी पीस हो, उनके यहाँ भी डेवलपमेंट हो, हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट हो। हम इन चीजों को, इन गोल्स को लेकर के चले थे। ठीक है। जैसे ही सेकंड, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे ही हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उस वक्त हमें इंडिपेंडेंस मिलती है। जी कुछ कह रही हैं आप हुमायरा खान? सर ड्यूरेशन ऑफ क्लास टाइम कितनी आवर्स की होती है? 1 घंटा। ठीक है। ओके थैंक्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी चाहत ये थी कि हम लोग इस चीज को लेकर के चले। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं, जैसे मैंने भी आपको ये बात भी पहले बताई कि भाई कोल्ड वॉर वाली बात है ना, कि भाई पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी, या तो आप यूएसए को फॉलो करो या यूएसएसआर को फॉलो करो। ठीक है। तो इन्होंने वही आपको किताबों के बारे में बता दिया कि भाई इस किताब के बारे में आप पढ़ लोगे, ये पढ़ लोगे, वो पढ़ लोगे, बस यही है इसके अंदर। ठीक है। तो हमें भी अब चूंकि दुनिया के अंदर ही रहना है, ऐसा तो नहीं है ना कि वर्ल्ड छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे, चाहे तो मतलब किसी और प्लेनेट पे चले जाए, ऐसा तो नहीं कर सकते थे। या तो हमें भी यूएसए के साथ जाना था या यूएसएसआर के साथ जाना था। हम लोग कंफ्यूज थे। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे थे जिनका कहना यह था कि भाई नेहरू जी को फॉरेन पॉलिसी इस हिसाब से बनानी चाहिए कि हम लोग यूएसए की तरफ जाएं। किसकी तरफ जाएं? यूएसए की तरफ। यूएसए। हाँ, कुछ लोग कहते थे कि भाई हमें जो है, क्योंकि हमने देखा अभी जो बहुत ज्यादा सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी हमारे यहाँ, तो उनका मानना ये था कि भाई हमें सोशलिज्म लेकर के आना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर पॉवर्टी कम हो सकती है तो सोशलिज्म के थ्रू कम हो सकती है, कम्युनिज्म के थ्रू कम हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर वेलफेयर का बहुत ज्यादा काम होता है, वो सारे लोगों को एक साथ लेकर के चलता है। ठीक है। तो या तो यूएसए की तरफ जाओ, यूएसएसआर की तरफ जाओ, यूएसए की तरफ जाओ या यूएसएसआर की तरफ जाओ। तो हम लोगों ने शुरू में बड़ा वो किया कि जाएं तो किधर जाएं, और हम चाहते नहीं थे। हमें ये भी दिख रहा था कि भाई फिर होता क्या है ना। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल देकर के बताया कि असल में होता क्या है। जैसे बहुत बड़े बड़े मुल्क पूरे तबाह हो गए इस कोल्ड वार के चक्कर में। पूरा हम जब अगली वाली किताब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे बड़े बड़े मुल्क, बड़ी बड़ी कंट्रियां इसके अंदर तबाह और बर्बाद हो गई। ये जो सुपर पावर है, ये सुपर पावर बनी रही, और इन सुपर पावर के चक्कर में, अमेरिका के चक्कर में, यूएसएसआर के चक्कर में न जाने कितने मुल्क पूरे तबाह बर्बाद हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए बुरी तरह। ठीक है। अभी देखिए हमारा जो डीपीएसपी है, सॉरी डीपीएसपी, तो डीपीएसपी आर्टिकल 51 ये क्या कहता है? पहली बात ये कहता है कि भाई हम हमेशा पीस और सिक्योर, इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी की बात करते हैं, या कि हम पीस तो रखेंगे लेकिन सिक्योरिटी के साथ हम पीस रखेंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये कहता है कि भाई हम लोग जो है ना, जितने भी रिलेशन रखेंगे किसी भी नेशन के साथ, वो बहुत रिस्पेक्टफुली रखेंगे और बहुत इंसाफ की चीजों पर, मतलब मुंसिफाना तौर पर रखेंगे, है ना। मतलब धोखाधड़ी नहीं, लड़ाई झगड़ा बिला वजह का नहीं, ये सब नहीं करेंगे। एक रिस्पेक्टफुली रखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग मतलब रिस्पेक्ट भी करेंगे, और उनके मुंसिफाना तौर पे धोखाधड़ी वाला मसला हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। और तीसरी चीज ये कि भाई जो भी एग्रीमेंट होंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, जो भी ट्रीटी होंगी, तो जो भी उनका फैसला होगा हम उस चीज को मानेंगे। अगर हम किसी चीज का पार्ट हैं, हम किसी चीज का हिस्सा हैं, तो हम उस चीज को मानेंगे, हम उस चीज पर अमल करेंगे, हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ ये कि मान लीजिए कि भाई जाहिर सी बात है, अगर 2 बर्तन 4 बर्तन रखे हैं तो आपस में खटखटाएंगे ही। तो अगर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है, तो हम लोग आपसी सहमति के जरिए या बातचीत करके या किसी तीसरे को बीच में ला करके हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बात क्या कहता है हमारा डीपीएसपी? तो मार लेंगे क्या रट्टा डीपीएसपी का। डीपीएसपी का आर्टिकल कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का? आर्टिकल 51। 51।
आर्टिकल 51 मार लेना रट्टा सही से, इसको याद ना हो तो दोबारा याद कर लेना, लेकिन भूलना मत, ठीक है। ये आपके यही सब एग्जाम में आता है घुमा फिरा करके, कहानी फानी नहीं आती है, वो सब तो भूल जाते हैं सब, बल्कि कहानी तो याद रहती है, भूलते हैं तो ये सब है हम लोग, ठीक है। फिर ये यार फिर वही बात लेकर के घुमा फिरा करके आ गई कि भाई कोल्ड वार के अंदर दुनिया पूरी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी, तो इंडिया को किस तरफ जाना चाहिए, देखेंगे आगे किस तरफ जाना चाहिए। अब देखिए, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, कि भाई एक ऐसी पॉलिसी लेकर के आओ जिसका ताल्लुक किसी से ना हो, ना यूएसए से हो ना यूएसएसआर से हो। अब इसको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा। अच्छा, क्या एक मैं आपसे सवाल पूछता हूं, दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर है ना, आपको किसी से रिश्ता नहीं रखना है और दोनों से रिश्ता रखना है। मिसाल के तौर पर मैं इंडिया हूं और मुजम्मिल साहब जो हैं वो यूएसए हैं और आमना यूएसएसआर हो गई। अगर मैं थोड़ा भी मुजम्मिल की तरफ जाऊंगा तो आमना को बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा सर। लगेगा ना। अगर मैं आमिना की तरफ जाऊंगा तो मुजम्मिल को बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? यस सर, और इन कोर्स दोनों की नजर में मैं क्योंकि बेवफा सुपर रहूंगा पावर। या नहीं रहूंगा? जी हाँ, ना मैं इसका हूं ना मैं उसका हूं, और मैं कहता हूं मैं दोनों का हूं और मैं फिर किसी दोनों का को नहीं हूं। क्यों मिल गया? यानी जब आप ये चाहोगे अपनी पॉलिसी को मेरे ऊपर थोपना चाहोगे कि मैं आपकी बात को मानूं, मैं आपका इस ऑर्डर को मानूं, मैं कहूंगा मैं तो तुम्हारा पार्टी नहीं हूं, कहां से मानूं? मैं तो तुम्हारा पार्टी नहीं हूं, मानूं कहां से? अच्छा, मेरे यहाँ जंग हो रही है, पाकिस्तान मेरे अंदर घुस रहा है, मैं पहुंच जाऊंगा यूएसएसआर के पास, बोले भैया मदद करो ना, अंदर घुस गया वो तो बेचारा। कहेगा कि तो उसको लगेगा बोले यार इसकी मदद कर रहा हूं, तो वरना अगर इसकी मैं मदद नहीं करूंगा तो वैसे मदद करने आ जाएगा। अच्छा, यस सर। अब मतलब एक तरीके से बैलेंस भी करना है, दोनों से फायदा भी उठाना है। आप देख रहे हैं और मतलब दोनों को हावी भी नेहरू जी होने कितने नहीं देना कमाल के आदमी थे, है। मतलब फायदा दोनों से उठाना है। और जब लगेगा कि मामला गड़बड़ हो रहा है, बोले आप कौन, हम तो जानते ही नहीं आपको, आपने तो फिर ही मदद कर दी थी, आप जानिए आपका काम जाने। समझे? यस सर, लेकिन ऐसी पॉलिसी भी बनाना बहुत। अब ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, कितना मुश्किल होगा ना 2 सुपर पावर के बीच में मैनेज करके रखना, मेंटेनेंस कितना जी, मुश्किल होगा। और उस ये वक्त हमारे कंट्री नेहरू जी का पॉवर्टी से कमाल है। भी गुजर रही थी। अच्छा, ये जो है ना क्या नाम है यूएसए, ये क्योंकि कई मरतबा ऐसा हुआ कि हमने थोड़ा सा यूएसएसआर की तरफ थोड़ा सा झुक जाते थे, तो ये जो है क्या नाम है इसका, पाकिस्तान चला गया था उठ करके यूएसए की तरफ, उसने ज्वाइन कर लिया था, उनकी जो वो हुआ करती थी उसको ज्वाइन कर लिया था पाकिस्तान ने। तो जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ ना तो भैया अमेरिका साथ देने आ गया, हम पहुंच गए यूएसएसआर के पास, मदद करो। और मिलिट्री आई और ट्रेन वगैरह हो करके हम मारा अंदर तक, लाहौर तक घुसा दिया, बोले आओ। फिर बाद में ट्रीटी हो गई, खत्म। बाद में तो वो कहते हैं ना, बोले मौका लगा तो मार लो, बाद में तो फैसला ही होना है, तो वही वाला हाल था। बहरहाल बात बहुत आगे चली जाएगी, इसको देखते हैं, हमें आज की आधा चैप्टर खत्म भी करना है, ठीक है। तो भाई कोई आइसोलेटेड प्रोसेस तो था नहीं, बहुत पूरी दुनिया के अंदर ये स्ट्रगल चल रहा था कि भाई कॉलोनियल रूल को खत्म करना है, इस चीज को हमेशा के लिए मिटा देना है। और कई एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज थी जो इसके खिलाफ थी और इसके खिलाफ लड़ रही थी, ठीक है। और हमारे जो लीडर हुआ करते थे, तो जब आजादी हमें नहीं मिली थी, आजादी मिलने से पहले ही जहां जहां कॉलोनियल रूल था वहां के नेताओं के पास जाते और नेताओं से जाकर के कहते, देखो तुम भी कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ रहे हो, हम भी कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ रहे हैं, बेहतर है आपस में हाथ मिला लेते हैं, साथ मिलकर लड़ते हैं। इसकी एक मिसाल है इंडियन नेशनल आर्मी, इसको आजाद हिंद फौज भी बोलते हैं। तो ये है, ये चले गए थे भाई, इन्होंने बहुत कोशिश की थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कि भाई हम जो है जर्मनी से जाकर के हाथ मिला लें और फिर ब्रिटेन को हटा दें, कॉलोनियल रूल को हमेशा के लिए खत्म कर दें। तो इस तरीके से हमने बहुत कोशिश की थी। तो जहां जहां कॉलोनियल रूल था
और जो जो मुल्क आजाद हो रहे थे या आजाद होने के कगार पर थे, हमने उनसे जाकर के पहले ही अपना हाथ मिलाना शुरू कर दिया था। ठीक है, मतलब हम कभी किसी की चाहते ही नहीं थे कि हम जो है किसी का पार्ट इस तरह बने कि वो हमारे ऊपर कब्जा कर ले या हमारी आजादी के ऊपर आकर के हावी हो जाए, हम ये कभी नहीं चाहते थे। ठीक है, फिर ये वही बात कर रहे हैं कि भाई कि एक फॉरेन पॉलिसी जो होती है उसका असर कहीं ना कहीं डोमेस्टिक और एक्सटर्नल फैक्टर से कहीं ना कहीं मैच खाता ही है, बिना उसके तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और जिस वक्त हमें इंडिपेंडेंस मिलती है उस वक्त कोल्ड एरा का टाइम चल रहा था। ये वापस बात आ गई क्या? नहीं, इन्होंने शायद दोबारा लौटा दी है। तो फर्स्ट चैप्टर में आप इसके बारे में पढ़ लोगे, पूरी दुनिया दो पावर में बट गई थी यूएसए, इन्होंने तीसरी चौथी बार लेकर के आ गए हैं ये, या शायद मैंने ही दोहरा दिया है ज्यादा। और ये सेम पीरियड था जिस वक्त यूएनए यानी यूनाइटेड नेशन की शुरुआत हो रही थी। ठीक है, और इसी वक्त जो है बड़े बड़ी जो सुपर पावर थी वो न्यूक्लियर वेपन का मतलब एक तरह से शुरुआत कर रही थी, और बहुत ज्यादा कम्युनिस्ट चाइना की भी उस वक्त ही शुरुआत हुई थी, और साथ ही साथ जो कॉलोनियल रूल था धीरे धीरे वो खत्म हो रहा था। ठीक है, तो इन सारी चीजों को देख रहे थे और सारी चीजों को अपने नजर में रखते हुए हम लोग अपनी पॉलिसी बना रहे थे। अब देखिए कि हमारी जो पॉलिसी थी, एक्सटर्नल पॉलिसी या फिर फॉरेन पॉलिसी, उसके अंदर हमारे नेहरू जी का क्या रोल रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे नेहरू जी का। ये हमारे फर्स्ट मिनिस्टर थे, और कैसे मिनिस्टर थे? जो प्राइम मिनिस्टर भी थे, साथ ही साथ फॉरेन मिनिस्टर भी थे। ठीक है, और 1946 से लेके 1964 तक ये रहे, और 3 बार जो है ये हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, ये इनका जी जो असल इनका मोटिव ये था, बल्कि ये 3 चीजों पर ज्यादा तवज्जो करते थे। पहली चीज थी सोवरेनिटी होनी चाहिए, आजादी मुकम्मल तौर पे होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि भाई हमें इंटरनल तौर पे, क्योंकि भाई पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन को देख करके हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टीशन से जितना हम लोग डर गए थे इसमें कोई वो हो, बहुत ज्यादा डर गए थे। तो जो हमारा इंटरनल मसला है या फिर जो हमारी बाउंड्रीज हैं या फिर हमारी जो बाकी चीजें हैं, उसको लेकर के हम ना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनसिक्योर महसूस करते थे। तीसरी चीज ये थी कि भाई हम लोग चाहते थे कि भाई गरीबी हटे, है ना, क्योंकि गरीबों ने, किसानों ने, मजदूरों ने बहुत ज्यादा आजादी में साथ दिया। अगर ये लोग नहीं होते तो हमें आजादी नहीं मिलती। तो भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जी हमारे जो नेहरू जी थे उनका मानना ये था कि हम नॉन अलाइंड लेकर के, मतलब नॉन अलाइनमेंट लेकर के आएंगे, कि हम जो है किसी का साथ नहीं देंगे, हम यूएसए का साथ भी नहीं देंगे, हम यूएसएसआर का साथ भी नहीं देंगे, और हम लोग दोनों के साथ फ्रेंडली रहेंगे, यूएसए के साथ भी, यूएसएसआर के साथ भी। ठीक है, कुछ लीडर थे जिनका मानना ये था कि भाई हम लोगों को यूएसए के साथ जाना चाहिए, कुछ लोग ऐसे थे जिनका मानना ये था कि हमें यूएसएसआर के साथ जाना चाहिए। ठीक है, वो अलग अलग लोग थे, और कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते थे कि भाई इसके साथ जाओ उसके साथ जाओ, वो चीजें चलती रहती थी। इसमें BR अम्बेडकर साहब का, और जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, जो पहले हुआ करती थी भारतीय जनसंघ, तो उसका मानना ये था कि हमें यूएसए के साथ जाना चाहिए। ठीक है, फिर घुमा फिरा करके वहीं लेकर के आ गए हैं ये लोग कि हम लोगों ने किस तरीके से इन दोनों बड़ी कंट्री से या वक्त की सुपर पावर से अपने आप मतलब खुद की दूरी इख्तियार की। ठीक है, हम लोग ये दोनों कैंप जो थे इससे दूरी इख्तियार की, हम लोग इससे दूर हो गए। ठीक है, जी तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, हमारा असली मकसद ये था, या हमारी जो चाहत थी, हमारी जो ड्रीम थी, हमारा जो ख्वाब था, वो ये था कि भाई पूरा वर्ल्ड पीसफुल हो। क्या हो? पीसफुल हो। पीसफुल हो, यानी कहीं भी किसी तरह का दंगा फसाद, किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें खत्म हो, हम लोग पीसफुली रहें। ठीक है, और ये होगा कब? तब जब कोई इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, और हमने लाने की कोशिश भी की थी
इसके जरिए, इस पॉलिसी के जरिए। ठीक है। जी। यही है कि भाई आप पूछ सकते हैं कि भाई इंडिया ने क्यों ज्वाइन नहीं किया था। तो यही कि भाई जो मिलिट्री अलायंस था या फिर जो यूएसए का हुआ करता था, इसको हम लोगों ने ज्वाइन क्यों नहीं किया था। तो ये बता रहे हैं कि इसको आप अगले साल पढ़ोगे। कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, द वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो इन द। अच्छा, यहाँ पर ना इस वाले पैराग्राफ के अंदर 2-3 चीजें और देखिएगा। यहाँ पर ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। जो जिसको यूएसए लीड किया करता था, तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग नाटो बोल सकते हैं। ठीक है, या नाटो, इसके यस। अलावा 1-2 नाम और होंगे, हो सकता है मेरे जहन में ऊपर नीचे रह जाएं या पीडीएफ में ऊपर नीचे रह जाएं। 2-3 नाम होंगे, तो उसको ना देख लीजिएगा आप। ठीक है, और आगे भी हैं कुछ, तो उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं कहीं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला दीजिएगा, सर ये लिखा हुआ है, इसको एक बार फिर से बता दीजिए, तो मैं उसको बता दूंगा। ठीक है। हेडक्वार्टर की तो सीवीटी के अंदर अभी खास जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हेडक्वार्टर की पीसीएस वगैरह के लिए या फिर बाकी जगहों के लिए। और साथ ही साथ असल में ये जो चैप्टर है ना, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, क्या नाम है उस किताब का, वर्ल्ड पॉलिटिक्स करके कुछ नाम है, टेम्परेरी वर्ल्ड करके ऐसी कुछ नाम है। तो उसमें ये बड़ा वास्ट दिया हुआ है, इसमें तो सिर्फ इशारे कर रहे हैं, है ना। उस किताब को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें बड़ी उससे दी हुई हैं। तो जो हमारा यूएसए था ना, बहरहाल अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, तो जो हमारा यूएसए था ना, तो इसकी अलग अलग बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी। जो हमारा सोवियत यूनियन था, उसका सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन थी, वॉर्सो हुआ करती थी, यही ऑर्गेनाइजेशन थी। तो हम लोगों ने ना उसको ज्वाइन किया, ना नाटो को, या फिर जो उसकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बाकी हुआ करती थी ना, हमने उसको ज्वाइन किया। हमने किसी को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, और कई मर्तबा जैसे मैंने आपको बताया कि हम तो भाई बेवफा वाला मसला हो गया था, दोनों बेवफा थे हम, मतलब दोनों ही हमसे प्यार करते थे और दोनों ही हमें बेवफा समझते थे। अब इसकी 2-3 मिसालें देखिए, ताकि आपको मतलब आसान हो जाए और समझना। तो यही कि भाई इंडिया को बैलेंस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था कई मर्तबा। ठीक है, और कई मर्तबा हम लोग परफेक्ट काम कर भी नहीं पाते थे। मिसाल के तौर पर कि भाई जब एक वो है, क्या बोलते हैं, इजिप्ट के अंदर असल ऐसा था कि कॉलोनियल रूल था इजिप्ट के ऊपर, मिस्र के ऊपर। तो वहां एक नहर निकलती है, ठीक है, सुइस कैनाल करके। तो वहां उससे पैसा बहुत ज्यादा कमाया जाता है। तो जब इजिप्ट आजाद हो गया, तो इजिप्ट वालों ने कहा कि भाई ये जो नहर है ये हमारी हुई। लेकिन जो कॉलोनियल रूल, जो ब्रिटिश लोग थे, उन लोगों का कहना था कि भाई ये नहर तुम्हारी नहीं हुई, ये नहर तो हमारी है, हमने इस पर कब्जा कर लिया, तुम लोगों ने बस कब्जा ही तो कर लिया, तो असल तो हमारी है ये। तो उन लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, और वो फिर जो है ब्रिटिश वालों ने उनके ऊपर जाकर के वो कर दिया, क्या बोलते हैं, अटैक किया। तो इंडिया ने पूरे उसकी वो की, मतलब एक तरह से लीड किया पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, और न्यू कॉलोनियल इन्वेजन करके उसको पूरा लीड किया, और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, और पूरे वर्ल्ड लेवल पे उसके खिलाफ बोला। लेकिन सेम चीज जब यूएसएसआर ने की और उसने हंगरी को इन्वेट किया, उसके ऊपर कब्जा करना चाहा, तो हम बिल्कुल खामोश रहे, हमने कुछ भी नहीं किया। मतलब कि एक तरफ ब्रिटिश कुछ कर रही है, तो हम लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड के अंदर हम उसको बदनाम करने की, या कह रहे हैं कि भाई ये जो अटैक हुआ है ये गलत हुआ है। दूसरी तरफ यूएसएसआर अटैक कर रहा है, हम खामोश रह रहे हैं, हम कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि हम लोग कहीं ना कहीं यूएसएसआर के साथ हैं, थोड़ा बहुत कह ही नहीं रहे हैं, लेकिन है तो ना। जी, मतलब थोड़ा उसने सा अगर तो बर्गर झुके खिला हुए दिया हैं। तो उसके साथ है, इसने नहीं खिलाया तो चल दोस्ती खत्म, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन क्या हिस्से भी नहीं रहे हैं, बड़े चालाक हैं हम, क्योंकि हो सकता है अगले दिन यहीं से मिल जाए। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है ना। जी। यस सर जी। आगे देखिए। जिस वक्त इंडिया ने किसी को नहीं ज्वाइन किया था,
पाकिस्तान भैया, पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया था यूएसए की मिलिट्री अलायंस को, ठीक है। और यूएसए इस बात से बिल्कुल भी मतलब खुश नहीं था कि भाई इंडिया अपना खुद का एक तरह से इन मतलब नजरिया लेकर के चल रहा है, अपनी खुद की पॉलिसी लेकर के चल रहा है। उससे बहुत ज्यादा ये नाराज हुआ करता था पाकिस्तान, ठीक है। इसने काफी कुछ चाहा भी था कि भाई ये आ जाए या वो कर ले, और कहीं ना कहीं जो हमारा रिलेशन कई मर्तबा बढ़ जाता था सोवियत यूनियन के साथ, यूएसएसआर के साथ, तो इसको लेकर के ये बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ करता था, बहुत ज्यादा मतलब बातें बनाया करता था, ठीक है। फिर यस सर। मैंने आगे एक बात बता दी है, इसके अगले चैप्टर में बात करेंगे। अब देखिए एक और बात, एफ्रो एशियन यूनिटी। अब ये क्या है, इस बात को देख लेंगे, हो सकता है 4-5 मिनट के अंदर ये बात हो जाए। अगर आपके अंदर हिम्मत बाकी रहेगी तो ये चाइना वाला, ये मेरे ख्याल से 15 मिनट का और टॉपिक होगा चाइना वाला, इसको कवर कर लेंगे आज की क्लास में। और अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं रहेगी तो फिर हम आगे कर लेंगे इसको कवर। देखिए ओके सर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले ही हम लोग जहां जहां कॉलोनियल रूल था वहां वहां जाने लगे, और जा करके हम लोगों की चाहत ये रही कि हम लोग जाएं और जा करके उनसे अपनी दोस्ती को बनाएं। ये बात याद है ना आपको? भूल गए? जी जी जी, उनसे जाके मिलते थे और मतलब हाँ मजबूत बनते थे। हाँ। तो सेम चीज हमने यहाँ पर भी स्टार्ट की। हम लोगों ने चाहा कि हम लोग जो है अपने कांटेक्ट को यहाँ इस्टेब्लिश करें, और इंडिया और इसके अलावा जो अदर मतलब कंट्रीज हैं या अदर जगहें हैं, चाहे वो एशिया की हो चाहे वो अफ्रीका की हो, तो उनसे अपने रिलेशन को हम लोग जा करके बिल्ड करें। 1940-1950 के आसपास की ये सारी बातें थी, ठीक है। हमने एक पीछे मिसाल भी देख ली थी, ठीक है। हमने एक कॉन्फ्रेंस की उस वक्त लीडरशिप भी की थी, ठीक है। एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी मार्च के अंदर 1947 में। ये डेट आप कुछ याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आमतौर पे पूछ लेता है, ठीक है। 1947 की डेट थी, तो हमने यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस को लीड किया था। ये अभी हमारी आजादी को भी 5 महीने बाकी थे, उससे पहले ही हमने लीड कर लिया था, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो इंडोनेशिया था, तो वहां पर कॉलोनियल रूल था, डच उसको चलाया करते थे, तो वहां पर भी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो हमने उनके फ्रीडम को, या फिर हमने जो उनका स्ट्रगल था, हमने उसको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था। हम लोग चाहते थे कि भाई जहां जहां डीकोलोनाइजेशन हो रहा है, जहां जहां लोग कॉलोनियल रूल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उसको हमेशा सपोर्ट किया करते थे, ठीक है। जाके साथ दे। कहते हैं ना कि भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वो वाला हाल था कि जहां जहां कॉलोनियल रूल है उसको खत्म करने का हम हमेशा खुले हुए हैं, हमारे दरवाजे, हम हमेशा करेंगे, ठीक है। जी अब एक देख लीजिए, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, इंडोनेशिया में हुई थी। बैंडंग, मैं इसका तलफ्फुज सही से नहीं कर पा रहा हूँ, 1955 के अंदर हुई थी। इसको आप थोड़ा सा वो कर लीजिएगा। और एक और कॉन्फ्रेंस हुई होगी, वो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी, हाँ देखिए, नैम मतलब ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट करके ये है, मतलब वही कि हम किसी का साथ नहीं देंगे। तो उसकी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें लिखा हुआ नहीं है शायद, हाँ है, तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी सितंबर 1961 के अंदर। तो ये कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारे देश आ गए थे। तो हम लोगों ने चाहा था कि भाई कोई यूएसए की तरफ ना जाए, कोई यूएसएसआर की तरफ ना जाए, हम एक अपनी अलग ऑर्गेनाइजेशन बना लें, और कुछ एशिया के और कुछ अफ्रीका के देश मिल जाए, हमारे साथ आकर के मर्ज हो जाए। तो जब वो हमारे साथ आकर के मर्ज हो जाएंगे, तो फिर हम खुद की मतलब जो हमारे इक्तसादी मामलात हैं, जो इकोनॉमिक से रिलेटेड चीजें हैं, हम जो है उनमें फरोग दे पाएंगे और उस पर अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। तो इनमें 2-3 उसके नाम आ गए, उसको आप थोड़ा सा रट्टा मार लेंगे। पहली चीज तो यही कि ये नाम वाली, इसको लीड करने वाले हमारे चाचा जी थे, चाचा नेहरू, इसके को फाउंडर हुआ करते थे।
और इसकी डेट भी लिखी हुई है। और एक ये वाली एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है, 1955 के अंदर। इसको बैंडग कॉन्फ्रेंस कहा करते हैं, ठीक है। बात समझ आई? यानी जी जी। और ये कौन कौन से देश इसमें शामिल हो रहे थे? आप गूगल करेंगे तो उस पर मिल जाएगा। बहरहाल अगर समझना चाहें असल में इसका मेन मोटिव, तो जो जो नए नए आजाद हो रहे थे, जो जो न्यूली आजाद हो रहे थे, चाहे वो अफ्रीका के देश हो चाहे वो एशिया के हों, तो हमने उन्हें साथ लाने की कोशिश की थी। जिंदा हैं आप लोग? 10-15 मिनट और झेल लेंगे मुझे? अगर आज झेल लेंगे तो जी कल के लिए सर। आसानी हो जाएगी, वरना कल खींचूंगा। 15 मिनट ज्यादा हो चाहे 20 मिनट ज्यादा हो। है भाई, इजाजत है आप लोगों की? मुजम्मिल साहब थक गए हैं। आमना थक गई, सो गई? आमना सो गई है, आराम से सुनिए बेटा, कंबल ओढ़ लो। देखो, ध्यान दो, मैं पढ़ाने से पहले 2 मिनट इंट्रोडक्शन के दूंगा, उसके बाद पूरा चाइना वाला मसला समझ में आ जाएगा। 2-3 बातें कहूंगा बस। 1949 के अंदर जब कॉलोनियल रूल से चाइना आजाद हुआ, तो हमारा जो एम था वो यही था कि भाई कॉलोनियल रूल जहां जहां से खत्म हो रहा है, हम लोग उनसे अपने रिश्ते को अच्छा बना ले, हमारे अपने रिलेशन को बेटर बनाने की कोशिश करें, ठीक है। ये हमारा एम भी था, हमारा डीपीएसपी भी यही बोलता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमसे यही बोलता है। तो हमने इसके तहत चाइना से रिश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। हमारे शुरुआत में रिलेशन अच्छे भी चले, काफी हम लोग हेल्पफुल रहे एक दूसरे के लिए, ठीक है। फिर ऐसा हुआ जी कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो कहते थे, बोले ये चाइनीज जो है ना, छोटी छोटी आंख वाले हरामी लोग होते हैं, इनकी सुननी नहीं चाहिए। तो नेहरू जी बोले कि, बोले यार क्या यार वल्लभ भाई, तुम भी बातें करते हो यार, ये छोटी छोटी आंख वाले ये क्या करेंगे, सालों को फेंक फेंक के मारेंगे हम। बोले नहीं नहीं, बात मानो हमारी, इनसे रिश्ता इतना अच्छा रखना सही नहीं है। तो नेहरू जी बोले, अरे हम लोग पीस वाले लोग हैं, देख बाद में देख लेंगे अगर कुछ करेगा तो, वैसे मुझे लगता नहीं है कुछ करेगा। बोले ठीक है फिर करो, बढ़ाओ अपने रिश्ते को आगे। अब चाइना था भाई, छोटी छोटी आंख से दूर तक देखने वाला आदमी है वो कहाँ किसी के सुन लेता। उसने पहले जो है ना, ये पूरा ऐसे बताऊं, ये पूरा चाइना हो गया, और इसका ये वाला हिस्सा ये तिब्बत का इलाका हो गया। कौन सा हो गया? तिब्बत। तिब्बत का इलाका हो गया। और फिर ये हमारा यहाँ से कर करके हमारी कंट्री हुआ करती थी। तो ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला, तो ये तिब्बत का इलाका हुआ करता था। तो जो तिब्बत का इलाका है, तो ये हमारी और चाइना की बाउंड्री के बीच में आया करता था, ठीक है। अब चाइना ने 1950 के अंदर कब्जा कर लिया तिब्बत के ऊपर। किसके ऊपर? तिब्बत के ऊपर। तिब्बत के ऊपर। तो जब तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और आंखें भर भर के देखने लगे। बोले पहले इसका बॉर्डर हमसे बहुत ज्यादा शेयर नहीं होता था, लेकिन अब इसने कब्जा कर लिया है तिब्बत के ऊपर। अब ये जो है तिब्बत के साथ जो मसला करेगा वो अलग, ये बाउंड्री के लिए हमसे लड़ने आएगा। अब ये बाउंड्री के लिए हमसे इसने लड़ना शुरू कर दिया। पहला तो ये ऊपर वाला इलाका जम्मू कश्मीर वाला जो लद्दाख वाला रीजन है उसके लिए, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश है इसके लिए, इन 2 जगह के लड़ना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों ने कहा भाई ये बाउंड्री तो पहले से ही है, कॉलोनियल रूल से है, ये बटी हुई है, सेपरेटेड है, तुम आकर के कह रहे हो। ये कहता कौन सा कॉलोनियल रूल, हम तो कॉलोनियल रूल को मानता ही नहीं है। बोले क्या बात करते हो, कैसे नहीं मानते हो? बोले हम उस टाइम की बातें नहीं मानते, अभी जो फैसला होगा हम उसको मानते हैं बस। बोले अच्छा ऐसा है? बोले हाँ। हाँ जी रोशनी बोलिए। जी रोशनी बोलिए। चलिए सॉरी सर, गलती से कोई टाइप प्रॉब्लम हो नहीं। गया था। तो इन्होंने कहा भैया कि हम तो मानते ही नहीं है। अब ये धीरे 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 अपनी मिलिट्री लेके अंदर आए। अब भैया सरदार वल्लभ भाई कहें कोहनी मार के नेहरू जी से, कहे थे ना यस चाइनीज सर। है, नहीं मानेगा। नहीं माने थे हमारी बात उस टाइम। बोले नहीं नहीं देखते हैं।
नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। बोले देखो मामला खराब है। अब हम यूएसएसआर से थोड़ी दोस्ती रखते थे। अच्छा, जिस आइडियोलॉजी को यूएसएसआर मानता था उसी आइडियोलॉजी को चाइना भी आने भी मानते थे। तो मतलब अब भाई मदद करने यूएसएसआर आएगा नहीं। और भैया अभी जस्ट ही इसने पाकिस्तान ने उधर ज्वाइन किया था अब यूएसए को, तो भैया वो भी साथ नहीं देगा। अब फंसे पड़े हैं। चाइना ने घुस करके हमें, अभी देखिए एक थोड़ा सा और रुक जाइए, एक बात और बताता हूँ। अब इसने जब तिब्बत के अंदर वो किया ना, कंट्रोल किया, तो ऐसा नहीं कि चाइना ने पहली बार तिब्बत के ऊपर कंट्रोल किया हो। न जाने कितनी बार किया, फिर छूट गया, फिर वो खुद आजाद हो गया, फिर इस तरह कई बार हुआ। आने वाले वक्त के साथ हिस्ट्री में तिब्बत में कई बार हुआ था। अब दोबारा इसने कैप्चर कर लिया तिब्बत को। अब तिब्बत को कैप्चर कर लिया, तिब्बत के लोग ये कहने लगे कि भाई देखो ठीक है, तुमने हमें कैप्चर कर लिया, हमें हमारे ऊपर तुम आकर के राज करने लगे, लेकिन हमें थोड़ी सी ऑटोनॉमी तो दे दो, हमें अपने इलाके में राज करने का मौका दे दो। तो उन्होंने कहा बोले कुछ नहीं देंगे, जैसे दूसरे मुल्क है, जैसे दूसरे स्टेट है, ऐसे तुम भी हो, कुछ नहीं देंगे, जाओ रहने दो। तो बोले भैया मान जाओ ना, दे दो, थोड़ा बहुत दे दो। बोले नहीं देंगे। उसने कहा बोले बहुत, फिर इन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तिब्बत के अंदर जो लोग हुआ करते थे बड़े शरीफ हुआ करते थे, बेचारे बुद्धिस्ट के मानने वाले लोग हुआ करते थे और मजहबी लोग हुआ करते थे। और इनमें एक पोस्ट हुआ करती है दलाई लामा। कौन सी पोस्ट? दलाई लामा। दलाई लामा। क्या? दलाई लामा, लामा, यस हाँ, सर। दलाई लामा। तो दलाई लामा ने कहा कि भैया मान जाओ ना, थोड़ा सा कर लो। अब हुआ ऐसा कि अब जाहिर सी बात है ना, एक कंट्री से आपके रिलेशन अच्छे हो तो आपका प्रधानमंत्री वहां भी जाता है और वहां का प्रधानमंत्री यहाँ भी आता है। तो जब जो चाइना का प्रधानमंत्री था, जब वो यहाँ आया, उसके साथ दलाई लामा भी आया। उसने आकर के कान में बताया कि भैया ए चाचा नेहरू जी। बोले क्या बात है? बोले साला बहुत मारता है, कुछ भी ऑटोनॉमी नहीं देता है, हमारा जो है हमारे ऊपर ही कब्जा कर लिया है, और उठा करके दूसरे चाइना के इलाकों से हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं या फिर जो हमारा मजहब है उसे पूरा बर्बाद कर रहा है। थोड़ा समझा दो ना, मान जाएगा, ऑटोनॉमी दे देगा हमको। तो नेहरू जी ने थोड़ा सा बोले ठीक है, मान जाते हैं, कह देते हैं। अब चाइना भड़क गया, बोले हमारे इंटरनल मामले में आ रहे हो, हम तो तुम्हारे इंटरनल मामले में नहीं आए, तुम हमारे इंटरनल मामले में क्यों आ रहे हो? तुम्हें नहीं आना चाहिए हमारे इंटरनल मामले में, क्योंकि हमने जो है एक तरह से 1954 के अंदर इनसे ट्रीटी भी कर ली थी कि भाई हम तुम्हारे इंटरनल मामले में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, चाइना वालों ने, तुमने ट्रीटी को तोड़ दिया। हमने कहा भाई नहीं तोड़ा है, नहीं तो हम तो भाई तुम जुल्म कर रहे थे तो बता दिए, समझाना बुरी बात थोड़ी है। बोले नहीं नहीं, तुमने अब तोड़ दिया है, अब तुम्हारे ऊपर अटैक होगा। जी मामला हो गया खराब। बहुत कोशिश की बातचीत करने की, लेकिन नहीं हुआ। चाइना ने घुस करके हम लोगों को मारा। चाइना ऊपर से घुसा, क्या नाम है, ये जो हमारा कश्मीर वाला इलाका है, लद्दाख वाला, वहां से अंदर घुसा और वो वाला इलाका जो लद्दाख का है वो उसको कैप्चर कर लिया। उस जगह का नाम है, मैप में दिया हुआ होगा जगह का नाम, उस जगह के नाम को उसने अक्साई चीन, तो अक्साई चीन को उसने कब्जा कर लिया। और नीचे अरुणाचल प्रदेश में आया, वहां पे भी उसने एक अच्छा खासा इलाके को कब्जा कर लिया। ठीक है, अब आज भी अक्साई चीन वाले के ऊपर कब्जा है इसका, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में पता नहीं क्या आया कि भैया वापस चला गया थोड़ा अंदर। फिर हम लोगों को समझ में आया कि भैया संभल के रहना है। बात समझ आई? यस सर। मैंने 3-4 बातें बताई होंगी पिछले 4-5 मिनट सरदार के अंदर। वल्लभ भाई पटेल। ये समझ में आ गई आपके बात? जी जी हाँ। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। हाँ, अगर ये बात समझ में आ गई तो बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस यही है। अब बस ये है कि इसी को थोड़ा लिटरेचर की जबान में देख लेंगे, और कुछ भी नहीं है। बस वही है कि कोहनी मारना और नेहरू से ये कहना और फिर कहना बोले ससुरा आ गया भागो। अब ये सारी चीजें आएंगी। देखिए ध्यान दीजिए, पाकिस्तान की तरह हमारे चाइना से रिलेशन नहीं थे, बल्कि शुरुआत में हमारे रिलेशन चाइना से बहुत अच्छे थे, बहुत फ्रेंडली थे। ठीक है, और क्योंकि चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ था 1949 के अंदर, तो हम पहली कंट्रियों में से थे जिसने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लिया था। हमने कह लिया था कि हाँ इस तरह भी गवर्नमेंट हो सकती है, वरना लोगों का कहना ये था ये तो बस यूं ही कब्जा कर लिया है, इस तरह गवर्नमेंट थोड़ी है। क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहते थे कि हम अपने पड़ोसियों से बहुत अच्छी वो बना करके रखें,
और एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है। जी। हाँ, और जो बाकी उनके कॉलेजियस थे, मतलब के जो उनके बाकी साथी थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो बहुत ज्यादा वो थे, उनको लगता था कि भाई देखो चाइना कभी किसी का हुआ नहीं है, फ्यूचर में हमारे ऊपर अटैक कर देगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। वो कहा, नेहरू कहने लगे भैया ऐसा हो थोड़ी सकता है, नहीं होगा, चाइना कभी हमारे ऊपर जो है अटैक नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। और इसी वजह से जहां जहां चाइना का बॉर्डर अड़ता था या आता था, तो उस वक्त हमने वहां आर्मी नहीं रखी, बल्कि एक छोटी मोटी फोर्स रखती, ठीक है। फिर हम लोगों ने चाइना के साथ एक पंचशील योजना या पंचशील पॉलिसी वो की, और प्रिंसिपल इसका ऑफ मतलब पीस। यही था कि पीसफुल होना चाहिए। और जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी हुआ करते थे, और जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर थे, ये 29 अप्रैल 1954 को ये हुआ था, ठीक है। इस तारीख को आप याद कर लेंगे। और इसका मकसद ये था कि दोनों कंट्री के रिलेशन आपस में बहुत अच्छे हो जाए, ठीक है। और फिर एक कंट्री के दूसरे कंट्री में लोग आते, मतलब एक कंट्री का प्रधानमंत्री दूसरी कंट्री में जाता, फिर वहां के बहुत लोग उनका जो है इस्तकबाल करते, जैसे कभी हमारे यहाँ ट्रम्प आए थे ना, गुजरात वालों ने इस्तकबाल किया था। इस पूरी कहानी को भी मैं जी। समझा दूंगा, पहले अगला पढ़ा दूं। भैया ये क्या पीछे रह गया, थोड़ा सा पीछे रह गया क्या कुछ, और यहाँ पर बात खत्म हो गई क्या, इस वाले पेज में कुछ रह गया होगा। चलिए पहले अब इसको मैं समझा देता हूँ, इस वाली कहानी को। ये वही कहानी है कि भाई चाइना एक प्लेटू, जो हमारा तिब्बत है, वो एक ऐसी जगह है जो सेंट्रल एशिया के अंदर पड़ता है, इसको हम लोग तिब्बत बोलते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने इसके ऊपर कब्जा किया है, फिर हटा लिया है, फिर कब्जा किया है, फिर हटा लिया है। और हमारा पहले डायरेक्टली बॉर्डर चाइना से शेयर नहीं होता था, बट जब उसने चाइना उस तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया, तो फिर चाइना से हमारा बॉर्डर शेयर होने लगा। ये 1950 में कब्जा किया था, ठीक है। और जो तिब्बतियन पॉपुलेशन थी वो इसके अपोज थी, मतलब जो टेक ओवर हुआ था, जिस कब्जा कर लिया था जबरन, इसके वो खिलाफ थे। उनका मानना ये था कि भाई ये जो कब्जा किया है सही नहीं किया है, आपको इस तरह कब्जा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो तिब्बतियन लोग थे, वो क्लेम करते थे कि भाई हमें जो है हमें जो है आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो। हम लोगों ने फिर जब 1954 के, हम लोगों ने शुरू में समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर हम 1954 के अंदर जो है एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जो इसने कब्जा किया है वो सही किया है, क्योंकि हमने इसके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया था, ठीक है। क्योंकि और इस एग्रीमेंट में ये था कि भाई हम एक दूसरे की इंटीग्रिटी को और सोवरेनिटी को हमेशा वो करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। अब चूंकि इंटरनल मसला है, इसका इंटीग्रिटी का मसला है, तो हम लोग इसमें किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, ठीक है। चाइना ने जब क्लेम किया तिब्बत के ऊपर, तो हम लोगों ने उनको मान लिया। तो जो लीडर दलाई लामा हुआ करते थे, वो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के साथ जब इंडिया आए विजिट करने से 1956 के अंदर, कब आए हैं 1956। 1956 के अंदर जब वो आते हैं, तो उन्होंने मतलब वही बताया रोध होकर कि भैया देखो ना सिचुएशन बहुत खराब है, ठीक है। चाइना जो है कहता तो है कि उसने हमको ऑटोनॉमी दे दिया है, हमको थोड़ा बहुत जो है इंजॉय करने का मौका दिया है, लेकिन दिया कुछ ही नहीं, हमारे साथ बहुत ज्यादा जुल्म सितम करता है। और फिर जो बाकी पॉपुलेशन है ना, उसको ला करके यहाँ बसा रहा है, हमारा जो ऑक्यूपेशन है उसको पूरा बर्बाद कर रहा है, और चाइनीज फोर्सेस यहाँ आकर के ला करके खड़ा कर दिया है, ठीक है। जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा खराब हो गई है, थोड़ा सा मदद करिए ना, थोड़ा सा समझा दीजिए, ठीक है। तो जब समझाने की बात आई, जब चाइना को पता चला, बोले सुसरे हमारे साथ गया था, हमारी बुराई करके आया है हमारे पड़ोसी के साथ, चल तुझे भी घर से निकालते हैं। लोगों ने चुन चुन के मारना शुरू कर दिया। हुआ ऐसा था कि जब शुरुआत में तो ये लोग सहते रहे, तिब्बतियन लोग, फिर इन लोगों ने भी बदला लेना शुरू कर दिया। अच्छा, जब इन लोगों ने बदला लेना शुरू किया ना, तो इन्होंने मारना शुरू किया चाइनीज को। जैसे चाइनीज को मारना शुरू किया, तो उधर की आर्मी आई, उन्होंने चुन चुन के मारना शुरू कर दिया। और जब चुन चुन के मारना शुरू किया, तो भैया दलाई लामा को लगा भैया गलती करती है। बोले क्या करें, बोले जिसके चक्कर में मारे गए हैं नेहरू जी के, चलो उन्हीं के पास चलते हैं। तो ये जो दलाई लामा थे, ये अपने बहुत ज्यादा लोगों के साथ, मतलब बहुत
काफी लोग थे, तो उनके साथ आकर के इस इलाके में आ गए थे, क्या नाम है, मतलब वो बहुत सारे फॉलोवर्स के साथ इंडिया आने की उन्होंने परमिशन मांगी और दलाई लामा को परमिशन दे दी गई, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो उस वक्त बुद्धिज्म के मानने वाले यहाँ पर रहते थे, ठीक है। फिर इन्होंने कहा चाइना वालों ने कि भैया गया है दलाई लामा, भेजो उसको। बोले नहीं भेजेंगे। बोले तुम्हारा हमारा एग्रीमेंट हुआ था ना कि किसी के इंटरनल मामले में नहीं जाएंगे, काहे जा रहे हो फिर? बोले नहीं भेजेंगे, जुल्म तुम मार तो ऐसे ही दोगे उनको। बोले फिर? बोले नहीं भेजेंगे, जाओ नहीं भेजेंगे, जो करना है कर लो। बोले ठीक है, फिर जाकर भैया अटैक किया उसने, ठीक है। बात समझ आ गई ना? यस सर जी। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। मैं किताबी जी भाषा में जी। आपको यही चीजें बताऊंगा ना तो बड़ी उलझुल लगेंगी आपको, इसीलिए अपनी भाषा में बता रहा हूँ आपको। बातें तो समझ में आ रही है ना, ठीक। क्लियर हो रही होंगी पूरी? जी हाँ जी, तिब्बत हाँ, वर्मा बस में अल्फाज मेरे पूरे चेंज कर जी देंगे तो वो सारी किताबी की ही बातें हैं सारी। देखिए थोड़ा सा बस और रह रहा है, ये वाला पेज देख लीजिए इसको। फिर तिब्बत कॉलोनियल से आजाद हुआ कि नहीं सर? कॉलोनियल अभी में कहा अभी था, के डेट में? चाइना के अंदर है, आज भी चाइना के अंदर है ना। अच्छा, मतलब हाँ, जो चाइना ही के कब्जे में तो हाँ। अच्छा, अच्छा। सबसे पहले हमारे दो वजह थी जो हमारा इससे रिलेशन बिगड़ा। पहले तो ये कि भाई तिब्बत 1950 वाला, ठीक है, और वो एक हिस्टोरिकल बफर हुआ करता था, दो मतलब एक तरह से हमारी दोनों कंट्री के बीच में एक स्पेस हुआ करता था, बट वो खत्म हो गया, ठीक है। तो फिर बहुत ज्यादा और ज्यादा टेंशन बढ़ गई, और फिर जो तिब्बतियन कल्चर था उसको जो है बहुत ज्यादा चाइना बर्बाद कर रहा था, और उसकी शिकायत फिर इन लोगों ने यहाँ पर की थी, ठीक है। और फिर चाइना का ये भी था कि भाई जब गवर्नमेंट ने इस चीज को सपोर्ट किया, दलाई लामा को और बाकी लोगों को, तो इन लोगों ने कहा कि भाई आप जो है एंटी चाइना एक्टिविटी के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है। इंडिया के अंदर आप एंटी चाइना को लेकर के बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, चाइना के खिलाफ जा रहे हो, एक तरफ दोस्ती भी रखते हो, फिर हमारे साथ धोखा भी कर रहे हो। तो इस तरह की चीजें ये लोग सोचने लगते हैं, ठीक है। और फिर एक बाउंड्री वाला मसला भी आ जाता है ना, बाउंड्री डिस्प्यूट का मसला आ जाता है कि वही कि जब जाहिर सी बातें मिल गए, तो इन लोगों ने पहले कहा, हम लोगों ने कहा कि भाई ये जो है कॉलोनियल रूल से ही इस तरह चीजें आ रही हैं। इन्होंने कहा कि भाई कॉलोनियल रूल डिड नॉट अप्लाई, ये तो कॉलोनियल रूल अप्लाई ही नहीं होगा। तो अक्साई चीन और जो लद्दाख के अंदर है, और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के अंदर वो आ जाता है। उसको आजकल हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। जो हमारा बिल्कुल ईस्ट वाला इलाका है ना, नॉर्थ में थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो उस पर आकर के पहले कब्जा कर लिया था, फिर वापस वो चला गया था वहां से। तो इसके अंदर हमारे यहाँ उससे कई जंगें होती हैं, और ये जो हमारा ऊपर वाला इलाका है वो आज भी उसके हाथ में है, बट उसको हम लोग ऐसे देखेंगे ना, आप ऐसे ऐसे करके ये वाला, तो ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला इलाका, ये आज भी चाइना के हाथ में। हमारे मैप पे इसलिए दिखाई देता है कि हम लोगों की चाहत है कि आज नहीं तो कल हम उनसे ले लेंगे, ठीक है। तो उसको आकर के ये लोग छीन लेते हैं, और कई जगहों पर जो है अलग अलग बॉर्डर के लिए हम लोग लड़ते हैं, ठीक है। और क्या बच गया इसके अंदर? Do you remember the Cuban Missiles Crisis in the chapter? अच्छा, एक बात और, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये कि जब चाइना ने आकर के हमें हमारे घर के अंदर मारा ना, तो उससे हमारी इंटरनेशनल लेवल पर और हमारी मतलब नेशनल लेवल पर दोनों जगह बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई, ठीक है। बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हुई। बेइज्जती कैसी हुई? तो भैया अब नेहरू जी कह रहे थे ना कि भैया चाइना ऐसा कुछ नहीं करेगा, तो नेहरू जी कितना जी बेइज्जत हुए होंगे। पहली मर्तबा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था वो इसी टाइम आया था। यानी गवर्नमेंट गिरा, जो हमारे ये थे ना अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो ये अगरचे इन्होंने बहुमत साबित कर दी थी, लेकिन ये लोग नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए थे। इन लोगों का मानना था कि भाई अब इतना इन्होंने मामला खराब कर दिया है कि बहुत ज्यादा मामला खराब हो गया, ठीक है।
और इसी के साथ साथ जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे बेचारे, उन्होंने भी जो रिजाइन कर दिया, ठीक है, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया। और जितने बड़े बड़े सीनियर नेता थे जो ऊपर की तरफ थे, उन सब लोगों ने रिजाइन दे दिया। पूरा मतलब बहुत ज्यादा मामला खराब हो गया, ठीक है। और कुछ जगह जहां कांग्रेस जीता करती थी, वहां कांग्रेस जो है एक तरह से हार का सामना करने लगती है धीरे धीरे। तो एक पूरा पॉलिटिकल मूड जो है पूरी कंट्री के अंदर पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, हमेशा उम्मीद थी कि भाई थोड़ा बहुत सोवियत यूनियन साथ दे देगा, बट सोवियत यूनियन साथ ही नहीं देता, क्योंकि भैया वो तो चाइना के साथ ऑलरेडी है। तो उसके अंदर वो पूरा न्यूटन रहता है, बोले जो करना है करो, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा, है ना। यूएसए के साथ रिलेशन बना था नहीं, हाँ हाँ। थोड़ा बहुत भी नहीं। नहीं नहीं, तो यूएसए के साथ क्योंकि अभी ये था ना, क्या नाम है, इसने वो उसको ज्वाइन कर लिया था। पाकिस्तान हम्म। और यूएसए के हमसे रिश्ते ऑलरेडी अच्छे ही नहीं थे, क्योंकि यूएसए चाहता था कि हमको ज्वाइन करो। उनका लग रहा था कि भैया ऐसी वो कर रहे हो, क्या नाम है इसका, तुम उनके साथ ज्यादा वो कर रहे हो और मामला तो खराब कर रहे हो। तो अभी वो चिड़ा हुआ था, अभी फौरन कैसे दे देगा, कोई उसके लिए लॉजिक, मतलब कोई वो भी तो होना चाहिए ना, वजह। हम्म। जी। फिर एक बड़ी चीज ये हुई कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो जब इससे हमारी लड़ाई हुई ना, तो या फिर जब ये चीज ही शुरू हुई थी, तभी हमारी जो सीपीआई हुआ करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये इसका मामला बहुत ज्यादा खराब हो गया। ये दो हिस्सों में बाद में जाकर के तकसीम हो जाती है। कुछ लोग, एक होती है सीपीआई, सीपीआई इंडिया, एक होती है सीपीआई एम और सीपीआई, और एक हो जाती है सीपीआई एम। तो सीपीआई एम जो है ये पूरा चाइनीज को सपोर्ट करती है। और बाद में जब चाइना से जंग होती है और ये मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, तो फिर इनको उठा करके जेल में भी डाल दिया जाता है, और उनके साथ बहुत जुल्म सितम किया जाता है। और जो सिर्फ सीपीआई रहती है, वो वापस जो है कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं आकर के मर्ज हो जाती है, और वो उसकी आइडियोलॉजी के साथ चलने लगती है, ठीक है। अब कल यहीं से उठाएंगे, थोड़ा बहुत चाइना को देख लेंगे, और यहाँ से उठा करके हम लोग फिर इंशाल्लाह कल पूरा चैप्टर कर देंगे, ठीक है। ओके सर। यस सर। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी, सब समझ में आया?